एक दिन अचानक एक वीआईपी इंसान की बेटी किडनैप हो जाती है और इस केस को सुलझाने की जिम्मेदारी मशहूर पुलिस ऑफिसर शिवानी रॉय को दी जाती है। शिवानी जैसे ही केस की छानबीन शुरू करती है, उनके सामने एक के बाद एक चौंकाने वाले सच आते हैं। पता चलता है कि पिछले 3 महीनों में 8 से 9 साल की लगभग 93 लड़कियां गायब हो चुकी हैं। अचानक इतने सारे बच्चों के गायब होने के पीछे की वजह क्या है और किडनैपर्स का असली मकसद है क्या, ये जानने के लिए देखिए आज की पूरी कहानी की शुरुआत बुलंद शहर से होती है, जहाँ एक जगह 2 लड़कियां लुका छुपी खेल रही थी। तभी एक लड़की देखती है कि कुछ लोग दूसरी लड़की को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे हैं। ये देखकर वो लड़की पेड़ पर चढ़ जाती है और गाड़ी पर पत्थर मारने लगती है। इसके बाद सीन पश्चिम बंगाल के सुंदरबन को दिखाया जाता है, जहाँ किडनैपर्स का एक गैंग बहुत से लोगों को किडनैप करके लाया था। किडनैपर का लीडर बोलता है कि आज रात तुम सब यहीं रहोगे और फिर तुम्हें आगे भेज दिया जाएगा। कुल 30 लोगों को वहां पर बंदी बनाकर रखा गया था। तभी एक किडनैपर एक लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय पता चलता है कि उन पीड़ितों के बीच शिवानी रॉय खुद भेस बदलकर छिपी हुई है। शिवानी की टीम भी आसपास ही थी। शिवानी रेडियो सिग्नल के जरिए अपनी टीम को बुलाती है, लेकिन टीम सही लोकेशन नहीं ढूंढ पा रही थी। इसी बीच किडनैपर शिवानी को बात करते हुए सुन लेता है और शिवानी अकेले ही सबसे लड़ने लगती है। इसी गहमा गहमी के बीच किडनैपर्स का लीडर एक लड़की को गोली मार देता है। तभी शिवानी की टीम वहां पहुंचकर उस लीडर को मार गिराती है। अब कहानी न्यू दिल्ली पहुंचती है। जो लड़की किडनैप हुई थी वो तुर्की में तैनात इंडियन हाई कमिश्नर की बेटी रूहानी है। हाई कमिश्नर अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान है और जब वो न्यूज में शिवानी की बहादुरी देखते हैं तो फैसला करते हैं कि अपनी बेटी का केस भी शिवानी को ही सौंपा जाए। शिवानी को पुलिस हेडक्वार्टर बुलाया जाता है और उन्हें इस केस के लिए एनआईए टीम की जिम्मेदारी दी जाती है। शिवानी केस मिलते ही सबसे पहले उस जगह जाने का फैसला करती है जहाँ से किडनैपिंग हुई थी। वहां पहुंचकर शिवानी को पता चलता है कि सिर्फ रूहानी ही नहीं बल्कि घर के केयरटेकर की बेटी झिमली भी गायब है। छानबीन के दौरान शिवानी को एक गुड़िया मिलती है। दूसरे पुलिस वालों को लगता है कि ये किडनैपर्स ने फेंकी होगी, लेकिन शिवानी का मानना है कि लड़कियां वहां खेल रही थी और ये गुड़िया उन्हीं की है। शिवानी को वहां जमीन पर हाथापाई के निशान और कांच के टुकड़े भी मिलते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि जब झिमली ने पेड़ से गाड़ी पर पत्थर मारा था तो गाड़ी का कांच टूट गया था और तभी किडनैपर्स की नजर झिमली पर पड़ी और उन्होंने उसे भी पकड़ लिया। लास्ट में शिवानी अपनी टीम को गाड़ी के पहियों के निशान लैब भेजने को बोलती है ताकि अपराधियों का सुराग मिल सके। क्राइम सीन देखने के बाद शिवानी पुलिस के आईजी और पीड़ित परिवार के सामने साफ कह देती है कि यह किसी आतंकवादी संगठन का काम नहीं है। उनका मानना है कि किडनैपर्स ने अब तक फिरौती के पैसे नहीं मांगे। इसका मतलब है कि उन्हें खुद नहीं पता कि उन्होंने किसकी बेटी को उठाया है। शिवानी ये भी चेतावनी देती है कि जैसे ही किडनैपर्स को सच्चाई पता चलेगी वो रूहानी को मार देंगे। ये सुनकर परिवार वाले काफी इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन शिवानी भरोसा दिलाती है कि आज रात तक किडनैपर्स का फोन आ जाएगा। दूसरी तरफ किडनैपर्स को दिखाया जाता है वो दोनों लड़कियों को लेकर एक जगह पहुंचते हैं। वहां पैसों के लेन देन को लेकर बहस होती है, क्योंकि उन्हें वादे के मुताबिक 15 लाख की जगह सिर्फ 10 लाख रुपए मिलते हैं। इसी बीच टीवी पर खबर फैल जाती है कि हाई कमिश्नर की बेटी गायब है और वो खुद लाइव आकर ऐलान करते हैं कि जो भी उनकी बेटी को बचाएगा उसे 2 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। ये खबर सुनकर किडनैपर्स हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लड़कियों को शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर अम्मा के आदमियों को सौंप दिया था। अब कहानी में अम्मा की एंट्री होती है। वो एक गाड़ी से उतरकर एक मरे हुए बच्चे की लाश को पॉलिथिन में लपेटकर बस्ती में लाती है, जिससे पूरा इलाका डर जाता है। असल में अम्मा छोटे बच्चों से भीख मंगवाने का धंधा करती है और भीख की आड़ में अफीम की स्मगलिंग भी करती है। वो उस मृत बच्चे की माँ को 2 साल के पैसे एक साथ देती है और उसे जल्द से दूसरे बच्चे को जन्म देने के लिए बोलती है ताकि वो उसे भी काम पर लगा सके। अब जब अम्मा को पता चलता है कि यह केस शिवानी रॉय को मिला है और उन्होंने गलती से वीआईपी की बेटी को उठा लिया है तो वो परेशान हो जाती है। दूसरी ओर अम्मा के आदमी रूहानी और झिमली का ब्लड टेस्ट करते हैं। रूहानी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और झिमली का नेगेटिव है। उसी वक्त पुराने किडनैपर्स वहां हमला कर देते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाकर रूहानी को अपने साथ ले जाते हैं। अम्मा अपने आदमियों को फोन करके हुक्म देती है कि हाई कमिश्नर की बेटी को तुरंत मार दिया जाए, वरना हम सब फंसेंगे। उसका आदमी बताता है कि पहले वाले किडनैपर्स रूहानी को छीन ले गए, जबकि नेगेटिव ब्लड वाली लड़की झिमली अभी भी उनके पास है। ये सुनकर अम्मा गहरी चिंता में डूब जाती है। वो अपने आदमियों से बोलती है कि हमारे पास सिर्फ 96 घंटे हैं। इसी बीच हमें हाई कमिश्नर की बेटी को ढूंढकर मारना होगा। इसके बाद अम्मा मदद के लिए नवाब नाम के एक शख्स को फोन करती है। दूसरी तरफ रात काफी बीत जाने के बाद भी किडनैपर्स का फोन न आने पर हाई कमिश्नर बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन शिवानी उन्हें भरोसा दिलाती है कि फोन जरूर आएगा। थोड़ी देर बाद किडनैपर का फोन आता है। शिवानी चाहती है कि हाई कमिश्नर दोनों लड़कियां मतलब रूहानी और झिमली की सलामती के बारे में पूछे, लेकिन हाई कमिश्नर सिर्फ अपनी बेटी का ही हाल पूछते हैं।
हैं। किडनैपर बोलता है कि लड़की जिंदा है, लेकिन उसे छुड़ाने के लिए मेट्रो स्टेशन पर पैसे रखने होंगे। हाई कमिश्नर अपनी बेटी को एक बार देखना चाहते थे, तभी वो पैसे देने को तैयार हुए। इस पर किडनैपर फोन काट देता है। शिवानी को इस बात पर गुस्सा आता है कि हाई कमिश्नर ने सिर्फ अपनी बेटी के बारे में पूछा, दूसरी लड़की के बारे में नहीं। शिवानी को पता चलता है कि किडनैपर्स ने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म बूथ से फोन किया था। शिवानी की टीम उस इलाके का पता लगा लेती है जहां से फोन आया था और वहां तुरंत पुलिस की स्पेशल टीम भेजी जाती है, लेकिन किडनैपर्स वहां से निकल चुके थे। किडनैपर्स दूर से पुलिस को देख लेते हैं और तय करते हैं कि वो भी पैसे लेंगे और लड़की को भी नहीं छोड़ेंगे। अगले सीन में हाई कमिश्नर पैसों का बैग लेकर मेट्रो स्टेशन पहुंचते हैं और शिवानी अपनी टीम के साथ उनका पीछा करती है। किडनैपर्स फिर से कॉल करते हैं और वीडियो कॉल पर रूहानी को जिंदा दिखाते हैं। वो हाई कमिश्नर को एक खास जगह पर पैसों का बैग रखने को बोलते हैं। शिवानी वीडियो कॉल की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। तब शिवानी को समझ आता है कि ये वीडियो कॉल असल में पहले से रिकॉर्ड किया हुआ एक वीडियो था और किडनैपर्स ने उनके साथ एक चाल चली थी। तभी खबर मिलती है कि मेट्रो स्टेशन पर बॉम्ब रखा गया है। जैसे ही स्टेशन पर इसका ऐलान होता है, लोगों के बीच भगदड़ मच जाती है। इसी भीड़ का फायदा उठाकर एक आदमी पैसों का बैग लेकर भागने लगता है, लेकिन शिवानी उसे पकड़ ही लेती है। शिवानी को पता चलता है कि किडनैपर रूहानी को लेकर स्टेशन से बाहर निकल गया है। बाहर एक लेडी पुलिस ऑफिसर किडनैपर और रूहानी को देख लेती है, लेकिन किडनैपर उस पर हमला कर देता है और रूहानी को लेकर फरार हो जाता है। पुलिस जब एक किडनैपर को पकड़कर मारती है, तब शिवानी कमरे में आती है। वो प्यार से और परिवार का डर दिखाकर उससे सच उगलवा लेती है। किडनैपर बता देता है कि वो अम्मा के लिए काम करती है। अम्मा कुसुमपुर की एक खतरनाक गैंगस्टर है जो 8-9 साल की लड़कियों को पकड़कर उनकी किडनी निकालती है और उन्हें स्टॉक मार्केट के जरिए बेचती है। वो अब तक 9 लड़कियों की किडनी बेच चुकी है। शिवानी पूछती है क्या रूहानी और झिमली की किडनी भी बेच दी गई है। किडनैपर बोलता है नहीं, झिमली उनके पास नहीं है, लेकिन 2 करोड़ के इनाम के लालच में उन्होंने अम्मा के आदमियों से रूहानी को छीन लिया है। वो बताता है कि रूहानी अभी पिंकू नाम के आदमी के पास है जो दिन भर जुआ खेलता है। दूसरी तरफ अम्मा खुद झिमली के पास आती है। झिमली का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। अम्मा उसे अपने बातों में फंसाती है और चुपके से इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देती है। इधर शिवानी उस लेडी पुलिस ऑफिसर फातिमा से मिलने हॉस्पिटल जाती है जिसे किडनैपर ने घायल कर दिया था। फातिमा बताती है कि किडनैपर 3 लोग थे और वो भी इस केस में मदद करना चाहती है। शिवानी अलग अलग इलाकों से गायब हुई लड़कियों की लिस्ट बनवाती है और हर थाने में सीआईडी ऑफिसर तैनात कर देती है। शिवानी को ये बात परेशान करती है कि अम्मा इतनी बड़ी गैंगस्टर है, लेकिन फिर भी उसे कोई पकड़ क्यों नहीं पाता। एक ऑफिसर बताता है कि सड़क पर भीख मांगने वाले भिखारी भी अम्मा के ही जासूस हैं। शिवानी को लगता है कि अम्मा सिर्फ गरीब लड़कियों को इसीलिए निशाना बनाती है क्योंकि उनके परिवार कमजोर होते हैं और वो पुलिस के पास नहीं जा पाते। शिवानी अपनी टीम को ऑर्डर देती है कि किसी भी हाल में अम्मा तक पहुंचना ही होगा। उसी दिन शिवानी के पति विक्रम अचानक मुंबई से उनसे मिलने दिल्ली आते हैं, जिसे देखकर शिवानी खुश होती है, लेकिन तभी उन्हें एक ऑफिसर का कॉल आता है कि अम्मा के 2 शूटर्स का पता चला है। शिवानी तुरंत ऑफिस आती है और उन शूटर्स को पकड़ने का प्लान बनाती है। अगले दिन शिवानी अपनी टीम के साथ उन शूटर्स का पीछा करती है। वो शूटर्स एक ट्रस्ट में पहुंचकर अम्मा को फोन करते हैं और अम्मा उन्हें किसी को जान से मारने का हुक्म देती है। शिवानी रॉय उन दोनों शूटर्स की बात सुन लेती है और उन्हें गोली मार देती है। वो असल में एक ट्रस्ट के मालिक रामानुजन को मारने आए थे क्योंकि उन्होंने कई गैंगस्टर्स को जेल भिजवाया था। शिवानी की वजह से उसकी जान बच गई। इसके बाद शिवानी रामानुजन से मदद मांगती है क्योंकि वो भी अम्मा के गैंग के पीछे पड़े थे। शिवानी और रामानुजन मिलकर अम्मा के कई ठिकानों पर रेड मारते हैं जहां उन्हें बहुत सारे छोटे बच्चे मिलते हैं जिनसे अम्मा भीख मंगवाती थी। ऊपरी अधिकारी शिवानी को टोकते हैं कि वो रूहानी को छोड़कर गैंग के पीछे क्यों पड़ी है। शिवानी बताती है कि वो रूहानी को भी ढूंढ रही है जो जुआरी पिंकू के पास है। इसी बीच एक चौंकाने वाली घटना होती है। शिवानी के पति विक्रम जब घर पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है बेड पर शिवानी सो रही है, लेकिन चादर हटाने पर वहां अम्मा बैठी मिलती है। शिवानी को भी खबर मिलती है कि उनके घर के पास किसी संदिग्ध को देखा गया है। शिवानी जैसे ही पिस्तौल लेकर घर के अंदर घुसती है, वो देखती है कि अम्मा आराम से कमरे में बैठी है। शिवानी उस पर बंदूक तानती है तो अम्मा धमकी देती है, अगर मुझे मारा तो झिमली भी मर जाएगी क्योंकि वो मेरे कब्जे में है। अम्मा अपनी कहानी सुनाती है कि कैसे 13 साल की उम्र में
उसे किडनैप किया गया था और पुलिस ने रिश्वत लेकर उसे नहीं बचाया, यहाँ तक कि उसकी किडनी भी निकाल ली गई और वहीं से वो ऑर्गन माफिया और गैंगस्टर बन गई। अम्मा चेतावनी देती है कि अगली बार उसके ठिकानों पर रेड ना डाली जाए और विक्रम का जिक्र करके डराती है। शिवानी घबराकर दूसरे कमरे में जाती है जहाँ विक्रम बेहोश पड़े थे। शिवानी तुरंत विक्रम को हॉस्पिटल ले जाती है। तभी खबर मिलती है कि पिंकू और बाकी किडनैपर्स एक होटल के कमरा नंबर 303 में रूहानी के साथ छिपे हुए हैं। रामानुजन और फातिमा पहले से ही वहां पहुंच चुके थे। शिवानी वहां पहुंचकर स्पेशल फोर्स का इंतजार नहीं करती और फातिमा को लेकर अंदर घुस जाती है। जब रामानुजन भी साथ चलना चाहता है तो शिवानी उसे मना कर देती है क्योंकि ये कोई साधारण रेड नहीं बल्कि एक खतरनाक ऑपरेशन है, इसीलिए वो बाहर ही सुरक्षित रहे। शिवानी और फातिमा होटल के मैनेजर के साथ कमरा नंबर 303 की तरफ बढ़ती हैं। तभी कमरे से एक किडनैपर बाहर निकलता है और फातिमा को पहचान लेता है। इसके बाद दोनों तरफ से जोरदार गोलीबारी शुरू हो जाती है। गोलियों की आवाज सुनकर रामानुजन भी होटल के अंदर आ जाता है। फातिमा को गोली लग जाती है और वो घायल होकर रामानुजन को बताती है कि रूहानी कमरा नंबर 303 में है, उसे बचाओ। रामानुजन रूम के अंदर आता है और वहां मौजूद किडनैपर्स को मार डालता है। बाहर शिवानी भी 2 किडनैपर्स को ढेर कर देती है, लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। रामानुजन असल में रूहानी को बचाने नहीं बल्कि उसे मारने आया था। वो रूहानी का मुंह दबाकर उसका दम घोट देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब शिवानी कमरे में पहुंचती है तो रामानुजन नाटक करने लगता है और रोते हुए बोलता है वो रूहानी को बचा नहीं पाया और किडनैपर्स ने उसे पहले ही मार दिया था। अपनी बेटी की लाश देखकर उसके माता पिता और शिवानी पूरी तरह टूट जाते हैं। इसके बाद पता चलता है कि रामानुजन ही नवाब है जिसे अम्मा ने मदद मांगी थी। रामानुजन और अम्मा मिले हुए हैं। अम्मा ने रामानुजन को इसलिए भेजा था ताकि वो शिवानी के साथ रहकर रूहानी को खत्म कर दे क्योंकि रूहानी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव था और अगर वो पुलिस के हाथ लग जाती तो अम्मा का किडनी रैकेट पकड़ा जाता। रामानुजन लालची है और वो पैसों के लिए ये सब कर रहा था। हॉस्पिटल में शिवानी खामोश बैठी होती है। तभी उसके सीनियर आकर उसे बोलने लगते हैं कि फातिमा की जान बच गई है और विक्रम को भी 3 घंटे में होश आ जाएगा। इसी बीच अम्मा का फोन शिवानी को आता है। वो शिवानी का मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि बड़ा नाम देखकर केस तो ले लिया पर रूहानी को बचा नहीं पाई। तुम जैसे पुलिस वाले तो सिर्फ रिश्वत खाते हो, झिमली की खबर तो ली ही नहीं तुमने। शिवानी जवाब देती है पुलिस रिश्वत खाती होगी पर मैं नहीं। अब मैं झिमली को बचाने आ रही हूँ, चाहे मुझे तुम्हारी लाश के ऊपर से ही क्यों न गुजरनी पड़े, तैयार रहना। इसके बाद शिवानी सीधे NIA ऑफिस पहुंचती है और सभी ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करती है। अब उनका सिर्फ एक ही टारगेट है, अम्मा को खत्म करना। मीटिंग के दौरान शिवानी रॉय के बॉस उसे अकेले में बुलाते और बोलते हैं तुम्हारा काम रूहानी को बचाना था जो अब खत्म हो चुका है, अब इस केस से दूर रहो। शिवानी उन्हें समझाती है कि पिछले 3 महीनों में 93 लड़कियां गायब हुई हैं और अम्मा करोड़ों रुपए के लिए ये सब कर रही है, फिर भी हमें इस केस से दूर रहना चाहिए। बॉस की मनाही सुनकर शिवानी का दिल टूट जाता है। वो अपने पति विक्रम से बोलती है कि आज पहली बार मुझे लग रहा है कि पुलिस की वर्दी पहनकर मैंने गलती की। विक्रम उसे हिम्मत देते हुए बोलता है कि तुम्हारी बहादुरी इस वर्दी तक सीमित नहीं है, तुम इससे कहीं ऊपर हो। विक्रम की बातों से हिम्मत पाकर शिवानी उस डॉक्टर के पास जाती है जिसने रूहानी का पोस्टमार्टम किया था। डॉक्टर बताता है कि रूहानी का गला घोंटकर मारा गया था और उसके शरीर पर इंजेक्शन के निशान तो हैं लेकिन कोई केमिकल नहीं मिला। इसी बीच फातिमा का फोन आता है कि पूजा नाम की एक लड़की रास्ते पर मिली है जो उन लापता लड़कियों में से एक थी। शिवानी और फातिमा उसे देखने सरकारी हॉस्पिटल पहुंचती हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर एक भयानक सच बताते हैं। वो कहते हैं कि पूजा आज रात तक मर जाएगी। पहले लगा कि उसे मामूली चोट लगी है लेकिन जांच में पता चला कि उसके साथ बहुत जबरदस्ती की गई है। ताज्जुब बात यह है कि इतनी कम उम्र में उसे 4th स्टेज कैंसर है। डॉक्टर कहते हैं ये नामुमकिन है, उसे किसी खतरनाक वायरस के जरिए जबरदस्ती इस हालत में पहुंचाया गया है। ये सुनकर तो शिवानी भी कांप जाती है। जब शिवानी उस बच्ची पूजा के पास जाती है तो देखती है कि वो डरावनी तस्वीरें बना रही है। जैसे ही शिवानी उसके सामने अम्मा का नाम लेती है वो बच्ची तो बुरी तरह डर जाती है। इसके बाद पूजा की यादों के जरिए एक खौफनाक मंजर दिखाया जाता है। पूजा और 2 और लड़कियों की किडनी पॉजिटिव थी, इसलिए अम्मा ने उन्हें मारकर बिजली वाले चिता में जलाने का हुक्म दिया था। जब उन्हें जलाने के लिए ले जाया गया तो पूजा की आंखें खुल गई। उसने अपनी आंखों के सामने अपनी सहेलियों को आग में जलते देखा और किसी तरह वो वहां से बचकर भाग निकली। शिवानी उस बच्ची पूजा से पूछती है कि बाकी बच्चों को कहाँ रखा गया है, लेकिन कुछ बताने से पहले ही पूजा के मुंह से खून आने लगता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। पूजा को खोकर शिवानी बहुत दुखी होती है लेकिन तभी
उसकी नजर पूजा की बनाई हुई एक कुत्ते वाली तस्वीर पर पड़ती है। शिवानी को याद आता है कि ऐसा ही कुत्ता उसने रामानुजन के ट्रस्ट के बाहर देखा था। उसे शक होता है और वो पुराने ट्रस्ट की जगह जाती है जहाँ बहुत गंदगी थी। उसे समझ आ जाता है कि पूजा को यहीं रखा गया था। शिवानी अब रामानुजन की पूरी जानकारी निकालने का ऑर्डर देती है। फातिमा को यकीन नहीं होता कि रामानुजन ऐसा कर सकता है क्योंकि शूटर तो उसे ही मारने आए थे, लेकिन शिवानी समझाती है कि रामानुजन असल में एक मुखौटा पहनकर अम्मा के दुश्मनों को खत्म कर रहा है। उसने कभी अम्मा के खिलाफ कुछ नहीं किया। छानबीन में स्कूल से रामानुजन के गार्जियन का नाम कालाम का पता चलता है। शिवानी भेस बदल कर कालाम को पकड़ लेती है। नशे के हालत में कालाम बताता है कि वो अम्मा का दाहिना हाथ है। कालाम 20 साल पुरानी कहानी सुनाता है। जब रामानुजन छोटा था तब उसे अम्मा के गैंग में लाया गया था। अम्मा सबको भिखारी बनाना चाहती थी और पूछती थी कि वो अंधे बनकर भीख मांगेंगे या हाथ कटवाकर। सबने अंधा बनना चुना, लेकिन नन्हे रामानुजन ने हाथ कटवाना चुना। कालाम ने उसका हाथ काट दिया। फिर भी रामानुजन ने भीख नहीं मांगी। वो चोरी और डकैती करके पैसे लाया और अम्मा से कहा कि उसे पढ़ना लिखना है। अम्मा उसकी हिम्मत देखकर खुश हो गई और उसे पढ़ाया। तब से रामानुजन अम्मा का सबसे प्यारा बन गया और कालाम को किनारे कर दिया गया। कालाम बताता है कि रामानुजन ही अम्मा की जान है। उसे खरोच भी आई तो अम्मा किसी को नहीं छोड़ेगी। शिवानी अब एक जाल बनाती है। वो फातिमा को बताती है कि रूहानी को रामानुजन नहीं मारा था और ये सब उसकी एक चाल है। शिवानी कालाम को फातिमा के हवाले कर देती है और उसे कोर्ट में पेश करने की तैयारी करती है क्योंकि कालाम की गवाही से अम्मा और रामानुजन दोनों बुरी तरह फंस सकते हैं। शिवानी अपनी पूरी टीम के साथ रामानुजन के ट्रस्ट के सामने पहुंचती है। वो रामानुजन को फोन करके झूठ बोलती है कि हमें अम्मा के एक और ठिकाने का पता चला है, तुम जल्दी बाहर आओ। शिवानी जानती थी कि ठिकाने की बात सुनते ही रामानुजन सबसे पहले अम्मा के पास भागेगा और बिल्कुल वैसा ही होता है। रामानुजन जैसे ही अम्मा के इलाके की तरफ निकलता है, शिवानी और उनकी टीम उसका पीछा करने लगती है। जब रामानुजन पहुंचता है तो अम्मा फोन पर किसी से बच्चों को कहीं और शिफ्ट करने की बात कर रही होती है। रामानुजन उसे बताता है कि शिवानी को एक और ठिकाने का पता चला है। अम्मा फौरन समझ जाती है कि ये एक ट्रैप है क्योंकि शिवानी अब एनआईए में नहीं है। तभी शिवानी अपनी टीम के साथ वहां धावा बोल देती है। शिवानी, अम्मा और रामानुजन दोनों की जमकर पिटाई करती है और पूछती है बच्चे कहाँ हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी अपना मुंह नहीं खोलता। जब शिवानी रामानुजन को मारना शुरू करती है तो अम्मा को गुस्सा आता है। फिर भी रामानुजन बोलता है कि चाहे मुझे मार मार कर जान से खत्म ही कर दो, पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये सुनकर अम्मा हंसने लगती है। शिवानी हार नहीं मानती और दोनों को घसीटते हुए जेल ले जाती है। जेल में कालाम इन दोनों को देखकर बुरी तरह डर जाता है। शिवानी एक कमरे में रामानुजन को कुर्सी से हथकड़ी लगाकर बांध देती है और उसे सच उगलवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो खामोश रहता है। तभी अचानक थाने में शोर मच जाता है। शिवानी दौड़कर बाहर आती है और देखती है कि कालाम ने खुद को खत्म कर लिया है। शिवानी फातिमा पर गुस्सा होती है क्योंकि कालाम ही एक लौता गवाह था जिससे अम्मा और रामानुजन को सजा दिलाई जा सकती थी। तभी थाने में शिवानी के बॉस आते हैं। वो शिवानी पर चिल्लाते हैं कि उसने किस हक से रामानुजन जैसे इज्जतदार इंसान को गिरफ्तार किया, जिसकी वजह से थाने में एक मौत भी हो गई। बॉस बोलते हैं रामानुजन कई ट्रस्ट चलाता है और इसे पकड़ने से ऊपर से काफी ज्यादा प्रेशर आ रहा है। शिवानी दलील देती है कि रामानुजन खुद अम्मा के पास गया था और उनके बीच में एक लिंक है। इस पर रामानुजन झूठ बोल देता है कि मुझ पर कई बार हमले हुए, इसलिए मैंने सुलह करने अम्मा के पास गया था और पुलिस मुझे वहां से उठा ले गई। बॉस शिवानी को हुक्म देते हैं कि रामानुजन की हथकड़ी खोल दी जाए। जब शिवानी मना करती है तो बॉस फातिमा से हथकड़ी खुलवाते हैं। बॉस रामानुजन से पूछते हैं क्या वो शिवानी पर केस करना चाहते हैं। रामानुजन मना कर देता है और शिवानी के पास जाकर ताना मारता है, आपका पति तो लगभग मर ही चुका है, आपके लिए मेरी दुआएं साथ है। रामानुजन के जाने के बाद बॉस शिवानी को नियम तोड़ने के जुर्म में 2 महीने के लिए सस्पेंड कर देते हैं। शिवानी चुपचाप वहां से चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है एक बड़ा सच सामने आता है। फातिमा ने ही थाने के अंदर कालाम को मारा था क्योंकि अब वो अम्मा की तरफ हो गई है। रामानुजन फातिमा को फोन करके हुक्म देता है कि अम्मा को किसी भी तरह जेल से बाहर निकालो। फातिमा ऐसा ही करती है और ये खबर टीवी पर फैल जाती है। ये देखकर शिवानी सन्न रहती है। जेल से छूटने के बाद अम्मा समंदर के बीच एक चलते हुए जहाज पर पहुंचती है। जहाज पर अम्मा फातिमा के काम की तारीफ करती और बोलती है कि अगर तुम्हारी पुलिस की नौकरी चली गई तो क्या हुआ, अब तुम हमारे साथ हो। उस जहाज में झिमली और बाकी सभी बच्चों को कैद करके रखा गया था। अम्मा झिमली को खिड़की से समंदर दिखाती है। वो लोग असल में जहाज से श्रीलंका जा रहे थे। दूसरी तरफ शिवानी हार नहीं मानती और अपनी पुरानी टीम को इकट्ठा करती है। रूहानी के पिता भी शिवानी की मदद करते हैं क्योंकि अपनी बेटी को खोने के बाद वो अब बाकी बच्चों को बचाना चाहते हैं। वो सब कसम खाते हैं कि वो बच्चों को छुड़ाएंगे और अम्मा और रामानुजन को खत्म करेंगे। श्रीलंका में अम्मा और फातिमा रामानुजन के लैब पहुंचते हैं। रामानुजन उन्हें पूरा
पूरा लैब घुमाता है और दिखाता है कि कैसे बच्चों पर HPV वायरस का टेस्ट किया जा रहा है। यहाँ असलियत पता चलती है कि यह मामला सिर्फ किडनी का ही नहीं है। जिन बच्चों का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है उन पर वायरस का टेस्ट किया जा रहा है, जिससे खतरनाक कैंसर होता है और फिर उसका इलाज एंटीडोट बनाकर भारी मुनाफे में बेचने का प्लान है। रामानुजन बताता है कि यह वायरस सिर्फ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वालों पर काम करता है, इसीलिए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाली रूहानी को मार दिया गया। ये सुनकर फातिमा अंदर से घबरा जाती है। अम्मा जब फातिमा के साथ होटल जा रही थी तो वो कहती है कि 13 साल की उम्र में मेरी किडनी निकाली गई, अब मैं असली खेल दिखाऊंगी। तभी अचानक कुछ लोग अम्मा की गाड़ी को घेर लेते हैं और अंधाधुन गोली चलाते हैं। फातिमा अम्मा को बचाकर एक सुरक्षित जगह ले जाती है। दूसरी तरफ रामानुजन विदेशी खरीदारों के साथ अपने वायरस और दवा का सौदा करता है। विदेशी लोग उसे करोड़ों रुपए देने का वादा करते हैं, जिससे वो काफी खुश होता है। लेकिन तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। फातिमा अम्मा को लेकर जिस जगह पहुंचती है वहां पहले से ही शिवानी और उसकी टीम मौजूद थी। अब पता चलता है कि फातिमा असल में शिवानी के लिए ही काम कर रही थी। उस दिन थाने में कलाम की मौत के बाद जब शिवानी गुस्सा हुई तब फातिमा ने उसे यकीन दिलाया था कि वो उनके साथ है और अम्मा के गैंग में घुसकर जासूसी करेगी। शिवानी अब अम्मा को बताती है कि सिर्फ तुम ही एक्टिंग नहीं जानती, हम पुलिस वाले भी इसमें माहिर हैं। 2 साल पहले तो मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला। असल में फातिमा गद्दार नहीं बनी थी, बल्कि शिवानी के कहने पर नाटक कर रही थी ताकि वो अम्मा के गैंग के राज जान सके। फातिमा ने ही खुद को गोली मारकर रामानुजन को यकीन दिलाया कि वो उसकी तरफ है। जब रामानुजन अपने लैब में होता है तब शिवानी वहां पहुंचती है और कहती है कि अम्मा उनके कब्जे में है। शिवानी और रामानुजन के बीच बहस होती है। रामानुजन बोलता है कि वो बच्चों पर जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसे भविष्य में कई जानें बचेंगी। शिवानी उसे करारा जवाब देती है कि 100 लोगों को बचाने के लिए अगर एक मासूम मारा जाए तो वो जुर्म ही है। इसी बीच अम्मा अपनी हथकड़ी खोलकर भागने की कोशिश करती है और पुलिस वाले की गर्दन पर चाकू रख देती है। शिवानी बिना डरे अम्मा को वहीं गोली मार देती है। इसके बाद शिवानी एक खतरनाक चाल चलती है। वो अम्मा की लाश को तैयार करके उसे व्हील चेयर पर बिठाती है जैसे कि वो जिंदा हो और सो रही हो। वो रामानुजन से बोलती है कि अम्मा के बदले बच्चों को छोड़ दो। रामानुजन बच्चों को छोड़ देता है, लेकिन उसे शक होता है कि फातिमा ने उसे धोखा दिया। जैसे ही अम्मा की लाश रामानुजन के पास पहुंचती है, शिवानी रिमोट का बटन दबाती है। उन्होंने अम्मा की बॉडी में बॉम्ब लगा दिया था। धमाके में रामानुजन बुरी तरह घायल हो जाता है। शिवानी उसे जंजीरों से पीटती है और अपना सारा गुस्सा निकालती है। लास्ट में वो वही खतरनाक HPV वायरस रामानुजन के शरीर में डाल देती है और बोलती है, तूने बहुतों की जिंदगी बर्बाद की, अब खुद इसका अंजाम भुगत। इंडिया लौटने के बाद होम मिनिस्टर शिवानी का सस्पेंशन खत्म कर देते हैं और उनके बॉस उससे माफी मांगते हैं। शिवानी अब एक नई टीम बनाती है जो ऐसे अपराधियों का सफाया करेगी। लास्ट में दिखाया जाता है कि रामानुजन हॉस्पिटल में कैंसर से तड़प तड़प कर मर रहा है और शिवानी उसे बताती है कि सभी 60 बच्चे अपने माता पिता के साथ सुरक्षित हैं। रामानुजन की मौत के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है और मानना पड़ेगा रानी मुखर्जी क्या एक्टिंग करती है। जब भी स्क्रीन पर आती है दिल खुश हो जाता है। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।